नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहां पर बच्चों हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आए हैं, जिसमें हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न है कि समीकरण 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिससे के लिए समीकरण y = mx + 3 हो। यानी समीकरण को हल करना है और हल करने के बाद जो x और y के मान आएंगे उन्हें समीकरण में रखकर बच्चों हमें m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला समीकरण हमारे पास है कि 2x + 3y = 11। ये समीकरण पहला है बच्चों यहाँ पर। और तथा दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है कि 2x - 4y = -24। ये हमारे पास यहाँ दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हम किसी विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर किसी विधि का नाम नहीं है, तो हम किसी विधि से भी हल कर सकते हैं। तो आप दोनों समीकरणों में देखिए, जो x के जो गुणांक हैं वो बराबर दिए हुए हैं, तो इसे हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर क्या है, ये प्लस के हैं, तो घटाने पर कैंसिल हो जाएगा। और घटाने पर क्या होता है बच्चों, साइन चेंज हो जाते हैं। घटाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2x और नीचे भी 2x है, प्लस और माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, 4 और 3 7, तो 7y = आपके पास होगा 24 + 11 यानी कि 35। या बच्चों y बराबर होगा 7 × 5 = 35। तो y का जो मान है वो हमारे पास यहाँ पर 5 आ गया बच्चों। y का मान यहाँ पर 5 आ गया है। अब y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रख देते हैं हम, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों। हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर जो 2 है हमारे पास है बच्चों 2x - 4y। अब y का मान रख दीजिए 5 बराबर -24। समीकरण 2 आपके पास है 2x - 4y की जगह हमने यहाँ 5 रख दिया है बच्चों, ठीक है नहीं। तो ये हो गया बच्चों 2x - 5 चौक 20 बराबर -24। या बच्चों होगा 2x = 20 को धर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। केवल 20 इधर आया है तो माइनस वाला वो हो गया प्लस में। तो यहाँ बच्चों आपके पास -4 बचेगा, क्योंकि माइनस के यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो x बराबर हो गया 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 2 बार हो जाएगा। तो x का जो मान है वो हमारे पास हो गया बच्चों यहाँ पर -2, ठीक है। तो x और y दोनों के मान हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो ये हो गया x बराबर -2 और y बराबर हो गया बच्चों 5, ठीक है। ये हमारे इस समीकरण का हल हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें पूछा गया है कि y = mx + 3 में हमें m का मान निकालना है बच्चों, ठीक है। हमें इसमें m का मान निकालना है। तो इस मान को भी हम देखिए यहीं पर कर लेते हैं। अब तो समीकरण दिया है बच्चों y = mx + 3, ठीक है। अब y का मान कितना रखेंगे आप, y का मान आपके पास है कितना, 5। तो यह हो जाएगा बच्चों y का मान 5 बराबर mx का मान आपके पास आया है -2, ये हो गया। तो ये हो गया 5 बराबर -2m + 3। इसको उधर ले आइए तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि 2m बराबर 3, ये इधर जाएगा तो -5 हो जाएंगे। माइनस वाला इधर आया, प्लस हो गया, 5 को उधर ले गए तो ये प्लस वाला माइनस का हो गया। तो 2m बराबर कितने बचेंगे, -2 बचेंगे। या m बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 बार। तो यहाँ पर बच्चों m का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो -1 प्राप्त हो गया है, ठीक है। समीकरण का हल भी हो गया कि x = 2
और -2 और y बराबर 5 और m का मान भी हमने ज्ञात कर लिया, बराबर है -1। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न और देखते हैं बच्चों। तो दूसरा प्रश्न बच्चों वो हमारा त्रिकोणमिति से है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 1 + sin a बटे 1 - sin a बराबर sec a + tan a होता है। तो बच्चों यहाँ पर अपना क्वेश्चन पहले नोट कर लेंगे। हमें जो दिया हुआ है 1 + sin a बटे 1 - sin a, जो हमारा रूट में है, ये बराबर प्रूव करना हमें कि sec a और प्लस tan a। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका बायां पक्ष यानी कि LHS नोट कर लेंगे बच्चों। LHS को सॉल्व करके हमें इसका दाहिना पक्ष यानी कि RHS लाना है। तो हमारे पास LHS है 1 + sin a बटे 1 - sin a, ये बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ये रूट कैसे हटेगा, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का जो परिमेयकरण बच्चों हम कैसे करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर हर दिया है ना, इसके रूट के अंदर ही ये हमें दिया है 1 + sin a बटे 1 - sin a हमें दिया हुआ है बच्चों। 1 - sin a बटे 1 + sin a दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो हर है इसमें बीच में माइनस है, तो आप 1 + sin a से 1 + sin a से अंश में और 1 + sin a से ही हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंश और हर में 1 + sin a और से गुणा करने पर जो हर में साइन है उस साइन को चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों सेम है, 1 + sin a, यहाँ भी 1 + sin a, तो ये बच्चों इसका आ जाएगा 1 + sin a का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे फॉर्मूला हो गया a - b और a + b, तो ये होता है बच्चों की a² - b², a² - b² होता है, इसको रूट में ही रखेंगे। तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी आप लिख देंगे क्योंकि a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए, अब इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, 1 + sin a, 1 + sin a का ये होल स्क्वायर हो गया, और जो नीचे आया है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - sin², ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये होता है cos²। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 - sin² होता है cos²। 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा बच्चों। ठीक है नहीं, ये होता है। देखिए अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम बच्चों, तो इसमें क्या जो हमारा रूट है वो हट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1 - sin a आएगा, ऊपर वाले का रूट हट गया। ठीक है, और नीचे cos² का क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेने पर ये cos a हो जाएगा, ये cos a हो जाएगा। अब हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 1 + sin a, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos a, यानी ये cos है एक के नीचे भी लिखा जा सकता है और sin के भी बटे के रूप में बच्चों ये लिखा जा सकता है, sin a बटे cos a के रूप में, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है sec, यानी 1/cos थीटा बराबर sec होता है, और sin/cos जो होता है वो होता है बच्चों tan। तो ये tan हो गया, तो यही हमें बच्चों यहाँ पर क्या प्रूव करना था। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे 1/cos थीटा बराबर sec थीटा, और a sin थीटा/cos थीटा बराबर ये हो गया हमारा यहाँ पर tan थीटा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें यही प्रूव करना था, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर लिया है बच्चों कि दो घनों यानी घन क्यूब जिनमें से प्रत्येक का आयतन यानी प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है,
के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बच्चों इस घन की भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर हमें दिया है घन का आयतन, तो हमें घन का जो आयतन है वो दिया है बच्चों 64 घन सेंटीमीटर, और घन का आयतन जो होता है भुजा की घात 3 होता है, जो बराबर 64 है। और यदि हम भुजा निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस 64 का बच्चों घनमूल लेना होगा। तो 64 का जो घनमूल आता है वो आएगा 4, यानी कि 4 चौक 16 चौके 64। तो घन की जो भुजा है वो हमारे पास कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए बच्चों, ये दो घन थे, पहला घन हमारे पास ये है और जो दूसरा घन है वो इससे मिलाकर ही यहाँ पर बच्चों रख दिया है इस प्रकार से। अब सब जो घन है, घन की तो प्रत्येक भुजा बच्चों 4 होती है। अब यहाँ पर घन की केवल क्या होगा, लंबाई जो अब ये बन गया, ये एक घनाभ हमें प्राप्त हो गया। दोनों को मिलाकर जब रखा है तो घनाभ बन गया। यहाँ पर बच्चों घनाभ की इसमें लिखा भी देखिए, प्राप्त घनाभ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। जो घनाभ बनेगा, घनाभ की लंबाई 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बच्चों उतनी ही रहेंगी जितना हमारे घन की भुजा है, ठीक है। केवल इसकी लंबाई ही बढ़ेगी। तो घनाभ जो बच्चों हमें प्राप्त हुआ है, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा 2LB + BH + HL। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए इसका संपूर्ण पृष्ठ है। तो LB यानी कि 8 × 4, BH 4 × 4 और HL हो जाएगा 4 × 8। केवल इसकी लंबाई ही बढ़ेगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई बच्चों वही रहेगी जो हमारे घन की है। तो 8 × 4 32 + 16 और प्लस ये होगा 32, ठीक है। तो 2 × 32 है 32 64 और 70 80 हो जाएगा। 80 × 2 ये हो जाएगा बच्चों 160 घन से वो, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो 160 वर्ग सेंटीमीटर हमारे नए जो हमें प्राप्त हुआ ना घनाभ, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमने बच्चों यहाँ पर लिया है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर जो प्रतिशत में है दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य यानी कि बच्चों समांतर माध्य है, यानी अर्थमेटिक मीन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर एक साक्षरता दर है, जो हमारे आंकड़े हैं वो वर्गीकृत आंकड़े हैं बच्चों, ठीक है। और नगरों की जो संख्या है इसे हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पर F, यानी कि बारंबारता हो जाएगी। तो मध्यमान निकालने के लिए हमें, जब बच्चों हम समांतर माध्य निकालते हैं तो हमें मध्यमान निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें आप ये मध्यमान हम यहाँ पर निकालेंगे, जो बच्चों हम x से प्रदर्शित करते हैं मध्यमान को। तो प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा कर दीजिए तो मध्यमान आ जाएगा। 45 और 55 100 हो गया, 100 का आधा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 50। सभी वर्गों के बीच में देखिए 10-10 का अंतर है, तो 10-10 यहाँ पर जोड़ते चले जाइए। 50 और 10 60 और 10 70 और 10 80, 80 और 10 यहाँ हो जाएगा 90। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया मध्यमान। और अगला कॉलम जब बच्चों हमें समांतर माध्य निकालना है तो हमें पद गुणा बारंबारता यानी F और X की गुणा कर देंगे, ठीक है। बारंबारता और मध्यमान की यहाँ पर गुणनफल हमें निकालना है। देखिए 50 × 3 150 हो जाएगा बच्चों, और ये 60 गुणा ये हो जाएगा 600, 70 × 11 11 7 77 यानी कि 770, और 8 × 8 8 8 64 640 होगा, और 9 तिया 27 यानी कि 270 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम इनका योगफल निकाल लेते हैं। Fx का योगफल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा Fx। सिग्मा का मतलब आपको पता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ठीक है।
इन सभी को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर बच्चों ये हो जाएगा 2430। इसका जो योगफल आया है सिग्मा एफ एक्स हो गया 2430। ठीक है। और हमें ज़रूरत पड़ेगी बारंबारताओं के योगफल का। ठीक है। वहाँ हमें दिया है क्वेश्चन में कि 35 नगरों की है, तो इसका जो योगफल आएगा बच्चों वो 35 ही होगा। ठीक है, जोड़कर देख लीजिए 35 ही आएगा। किसी विधि का तो नाम है नहीं बच्चों, यहाँ पर केवल हमें माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य यानी कि जिसे हम माध्य बोलेंगे, माध्य अर्थमेटिक मीन। तो माध्य के लिए सूत्र हो जाएगा बच्चों सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, हमें यहाँ पर किसी विशेष सूत्र के लिए नहीं कहा गया है, तो हम यहाँ पर इसको सीधा प्रत्यक्ष विधि से ही हल कर लेते हैं। एफ एक्स का मान दिया है 2430 और सिग्मा एफ का मान है बच्चों हमारे यहाँ पर 35 आया है। देखिए 5 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 शंक 30, 486 बार। 7 से जब इसको आप भाग देंगे, तो जब 7 से इसको और भाग देंगे बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा 69.43। ठीक है, 69.43। तो यही हमारी साक्षरता दर हो जाएगी बच्चों, यही हमारी माध्य साक्षरता दर होगी। तो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है, तो इन तीनों ही प्रकार के क्वेश्चनों की तैयारी आप जरूर कर लें, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक वाले। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, जो कि क्या है, प्रायिकता से संबंधित है। किसी कारण 50 यानी कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। खराब पेन कितने, 12, और अच्छे पेन 132 इसमें मिल जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा यानी कि रैंडमली निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर अच्छे पेनों की प्रायिकता बच्चों हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए हमारे पास जो खराब पेन है, जो खराब पेन है बच्चों, खराब पेनों की संख्या, तो खराब पेन तो बच्चों आपके पास है यहाँ पर 12, और अच्छे जो पेन हैं, तो अच्छे पेनों की संख्या बच्चों आपके पास है 132। ठीक है, खराब पेन 12 है, अच्छे पेन 132, तो कुल पेन कितने हो जाएंगे बच्चों आपके पास, तो कुल पेनों की संख्या, तो सीधी सी बात है हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 प्लस 132, तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 144 पेन। हमारे पास कुल पेनों की संख्या हो गई 144। हमें प्रायिकता निकालनी है अच्छे पेनों की। ठीक है, तो सीधी सी बात है प्रायिकता, प्रायिकता हमें यहाँ पर निकालनी है, प्रायिकता जिसे हम बोलते हैं बच्चों पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रायिकता यहाँ पर अनुकूल परिणाम यानी क्या है, अच्छे पेनों का निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है उसकी संख्या बच्चों ऊपर आ जाएगी, और कुल पेनों की जो संख्या है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी। कुल पेनों की संख्या, अगर आपको खराब पेनों की प्रायिकता निकालनी होती तो बच्चों खराब पेनों की जो संख्या है वो ऊपर आती और कुल पेनों की संख्या नीचे आ जाती। तो यहाँ पर अच्छे पेनों की संख्या बच्चों 132 है और कुल पेनों की संख्या है 144। तो देखिए 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12 है और 12 एकम 12, 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 12 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हो गया 11/12। तो 11/12 जो हो गया यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अच्छे पेनों की प्रायिकता 11/12 होगी। अगर खराब पेनों की आपको निकालनी है यहाँ से आगे भी, तो एक में से हम इसे अच्छे पेनों की प्रायिकता
माइनस कर देंगे, क्योंकि सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमने लिया है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इस स्टेटमेंट को समझ के ही आपको पहचान लेना है कि हमारी जो प्रायिकता वो जो क्वेश्चन है वो प्रमेय जो है किससे संबंधित है। तो ये वृत्त से संबंधित हमें बच्चों प्रमेय दी हुई है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर डायग्राम होगा। ये वृत्त है जिसका केंद्र O है। इस पर बाह्य बिंदु P से AP और BP स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि जो स्पर्श रेखा है AP बराबर होगी BP के। इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ी हमें रचना भी करनी पड़ेगी। हमें केंद्र O को OA, OB और OP से मिलाना होगा। अब बच्चों प्रूफ को ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं और AP और BP स्पर्श रेखा हैं। क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर बच्चों लंब होती है। चलिए OA और OB क्रमशः इस पर OA तो होगी आपका AP पर लंब और OB जो होगी वो BP पर लंब यानी कि 90 अंश का कोण बनाएंगी। अब बच्चों आपको ध्यान से देखना है, हमारे पास दो त्रिभुज हैं AOP और BOP, ठीक है। इन दोनों ही त्रिभुजों में हम लेंगे। तो दोनों ही त्रिभुजों में देखिए इसमें कोण A 90 अंश का है और यहाँ पर B 90 अंश का, क्योंकि इस पे लंब है जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो कोण OAP ये बराबर होगा कोण OBP के। क्यों बराबर होगा बच्चों? प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक यानी कि 90 अंश है, ठीक है। प्रत्येक यहाँ पर 90 अंश है तथा ये वृत्त की जो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए OA बराबर होगा OB के। OA जो है बराबर होगा बच्चों OB के। क्यों होगा? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो सब बराबर होती हैं। और इसके अलावा और क्या है बच्चों, जो OP है ये हमारे दोनों ही त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP ये हो गया बच्चों उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमने यहाँ पर इनको क्या कर लिया है, देखिए दो भुजाएं और एक कोण दोनों में बराबर है। तो इसलिए क्या होगा, जो हमारा त्रिभुज है त्रिभुज AOP ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOP के। ये इसके सर्वांग सम हो जाएगा। अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बच्चों? एक तो समकोण है और उसके सामने वाली भुजा भी RHS नियम से, RHS सर्वांग समता या नियम से। एक कोण 90 अंश हो गया, 90 के सामने वाली भुजा जो कर्ण है वो भी बराबर है और एक भुजा बराबर है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। अब क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो संगत भुजाएं देखिए हम कौन कौन सी ले लेंगे इसमें। AP बराबर हो जाएगी BP, AP जो बराबर होगी वो BP के बराबर होगी। तो AP बराबर BP। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बाई CPCT हैंस प्रूव्ड। या बच्चों ऐसे लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, या बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो ऊंचाई है ये बच्चों ऊंचाई हो जाएगी, ये इसका आधार होगा। 90 के सामने का ये कर्ण है जो हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। अगर हम इसका आधार x सेंटीमीटर मान लेंगे तो बच्चों ऊंचाई 7 कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है ना बच्चों वो हमेशा कर्ण होती है, ठीक है।
और बच्चों समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो आधार लिख दीजिए या लंब लिख दीजिए, आधार का वर्ग प्लस लंब या ऊंचाई का जो वर्ग होता है वो बच्चों किसके, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो कि समकोण त्रिभुज में प्रयोग होती है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। आधार आपको x दिया है तो x का वर्ग प्लस लंब यानी ऊंचाई x माइनस 7 है यहाँ पर, तो इसका वर्ग बराबर कर्ण है हमारे पास 13 है, तो बच्चों ये 13 का वर्ग होगा। अब इसे ही सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 14x बराबर 13 का वर्ग 169 13 का वर्ग हो गया बच्चों। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया माइनस के 14x और देखिए प्लस 49 ये धराएगा माइनस के 169 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस के 14x 169 में से 49 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों यहाँ पर 120 बच जाएगा बराबर 0। पूरे समीकरण में आप 2 का भाग दे सकते हैं तो और आसान हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ बचेगा 60 बराबर 0। 2 से हमने यहाँ पर भाग कर दिया है। अब ये हमारे पास एक दीर्घा समीकरण बच्चों बच गया है, जो कैसा है कि 60 के ऐसे गुणनखंड करें घटाने पर 7 आ जाए। ऐसा दीर्घा समीकरण है कि यहाँ हल करेंगे तो 60 के ऐसे गुणनखंड कीजिए घटाने पर 7 आ जाए, तो 12 पंजे 60, तो यहाँ हो जाएगा 12x प्लस 5x माइनस 60, 12 पंजे 60 यानी गुणनखंड 12 और 5 यहाँ पर बच्चों प्राप्त हुए हैं। माइनस लगा हुआ था ना अंदर, इसलिए साइन चेंज हो गए हैं। पहले इन दोनों में कॉमन आ गया x, तो यहाँ बचा x माइनस 12। इन दोनों में 5 कॉमन आएगा प्लस का, तो यहाँ x माइनस 5 का भाग देंगे 12 पंजे 60 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में बच्चों हो जाएगा कि x माइनस 12 और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। इसकी कंपेयर 0 से कीजिए तो x माइनस 12 है तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है, और जो दूसरा है ये x प्लस 5 है तो x बराबर आएगा माइनस 5। और यहाँ पर लंबाई या चौड़ाई या किसी की भी ऊंचाई कभी भी माइनस में बच्चों नहीं आ सकती है, इसलिए ये हो जाएगा अमान्य। x बराबर हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है नहीं, तो x हमने क्या माना है, आधार माना है, तो इसलिए बच्चों आधार की जो लंबाई है समकोण त्रिभुज की वो 12 हो जाएगी और इसके जो ऊंचाई होगी वो कितनी कम है, वो 7 कम है, तो 12 में 7 माइनस कर दीजिए, वो 5 बच जाएगी। और आप बच्चों यहाँ पर जांच भी करके देख सकते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर ही होगा बच्चों। ठीक है नहीं, और इस वीडियो में हमने बच्चों इन 7 प्रश्नों को रखा है, इस प्रैक्टिस सेट में इन 7 प्रश्नों को रखा है। सभी प्रश्न आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ में।